आज का जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा है वो दो दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। तब एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है एसआई के लिए भी। दूसरा जो अदर्स ऐसे सभी एग्जामिनेशन जो जिसका संबंध आर्मी से, सेना क्षेत्र से होता है, जैसे सीआरएसएफ देते हो, एसएसबी देते हो या फिर जीडी दोगे या फिर पुलिस दोगे, उसका क्वेश्चन इससे आता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राज्य का विषय नहीं, केंद्र का भी विषय होता है। और आज का चैप्टर इसको आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन इसके बारे में जानते नहीं होंगे क्या होता है। और इसका जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आएगा मुख्यतः ये क्वेश्चन आता भी, अब जितने नियम कानून पढ़े हैं, जितने नियम कानून पढ़े हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पॉक्सो पढ़ा आपने, टीबी पढ़ा, दहेज प्रथा पढ़ा आपने, उसके बाद SC/ST एक्ट पढ़ा आपने, सब में आपने ये देखा था कि मोटर वाहन अधिनियम पढ़े होंगे, उसमें आपने ये देखा सीमा कि अगर आप कोई अपराध करते हो तब पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, ऐसा आपने देखा भैया। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें थोड़ा सा ये चेंज है कि इसमें आप अपराध नहीं करोगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। यानी एक ऐसा अधिनियम जिसका मुख्य रूप से मकसद यह है कि किसी भी तरीके से अपराध को होने से पहले रोक लिया जाए। यानी जो आपने पढ़ा था उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो रोलट एक्ट आया था उसमें क्या था कि बिना फिर दलील के था, उसमें किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे ऐसे ही। लेकिन इसमें ऐसे भी इसमें भी है गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा गिरफ्तार करने का आधार चेंज होगा। यानी आधार ये होगा कि किसी व्यक्ति से ऐसा आभास होता हो कि इस व्यक्ति के कार्यों से देश को खतरा हो सकता हो तो हम उसके ऊपर रासुका लगा देते हैं। क्या कहते हैं? रासुका। नाम सुने नहीं सभी? रासुका नहीं सुने कभी आप लोगों ने? रासुका का नाम आप सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे। जब भी कोई गुंडा माफिया बहुत भरने लगता है तो राज्य सरकार उस पर रासुका लगा देती है। यानी वो नजर बंद हो जाएंगे, वो कहीं पर जेल में बंद रहेंगे, वो घर पर भी रहेंगे तो कोई भी बाहर नहीं निकल सकते। इस तरीके से कई सारी चीज, जैसे कभी राजा ये पर लगा हुआ था, कई सारे लोग लगाया गया था, रासुका लगा दिया जाता है। और इस समय तो ये काम चल रहा है। कोटा भी था एक, तो उसको बाद मिला के इसी रासुका पे ही कर दिया। शुरुआत करें इसके। देखिए रासुका ये क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में आया हुआ था। इसको सामान्य भाषा में NSA कहते हैं। क्या बोलते हैं? NSA। और इसका संक्षिप्त नाम है रासुका। क्या नाम है? रासुका, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका। इसका ये पहले सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? जितना भी आप दंड अधिनियम पढ़ेंगे सब में ये होता है कि ये किसी भी अपराध को करने के बाद दी गई सजा होती है। जैसे मैंने बताया पॉक्सो में अगर अपराध का 2 सजा मिलती है, आपने ITF देखा उसमें अपराध का 2 सजा मिलेगी। लेकिन यह एक ऐसा अधिनियम होता है जिसे बोला गया निवारक निरोध अधिनियम। क्या बोलते हैं? निवारक निरोध अधिनियम। सीधा क्वेश्चन एग्जाम पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम है? निवारक निरोध अधिनियम होता है NSA। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि इसमें केवल शक के आधार पर, यानी यह किसी सरकार को, चाहे वह राज्य सरकार चाहे वह केंद्र सरकार हो, अगर उसे सिर्फ इतना डाउट हो जाए कि इस व्यक्ति से किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर या राष्ट्र की एकता पर या राष्ट्र की अखंडता पर कोई प्रभाव पड़ सकता है तो वह सरकार चाहे तो उसके ऊपर रासुका लगा सकती है। मेरी बात समझे आप? जैसे धार्मिक कोई उन्माद हो गया, धार्मिक उन्माद हो गया मतलब कि हिंदू मुसलमान को विवाद हो गया, तो उस समय सरकार क्या करती है कि अगर उसी इस चीज का आभास होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो धार्मिक उन्माद को ज्यादा बढ़ावा दे सकता है तो सरकार उस पर रासुका लगा सकती है। समझिए मेरी बात पूरा है? तो रासुका का शाब्दिक अर्थ यह हो गया कि जिसका शाब्दिक अर्थ यह निकल के आता है कि यह एक कैसा है। तो ये पहला क्वेश्चन से यही आता है कि क्या है ये? यह निवारक निरोध है। क्या है? निवारक, जिसमें केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है, केवल शक के आधार पर। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का 3 भी यही बताता है कि अनुच्छेद 22 का 30 बताता है कि किसी भी व्यक्ति पर शक के आधार पर भेजा जा सकता है यदि ये प्रतीत होता हो कि उससे किसी देश को खतरा है, तो उसको 22-30 के अंतर्गत जेल भेजा जा सकता है। क्या बोलते हैं उसको हम? रासुका। क्या बोल रहा है? रासुका। एकदम क्लियर हो गया ना? चलिए, तो ये क्या है? निवारक निरोध अधिनियम है कि दंडात्मक अधिनियम? ये पहले लग जाता है शक के आधार पर कि पहले आदमी अपराध करते हुए लगेगा शक के आधार पर। यानी इसका मुख्य मकसद क्या है? किसी भी प्रॉब्लम समस्या को होने से पहले रोक लेना कि प्रॉब्लम होने के बाद तब देखना, पहले ये दिमाग बैठे, यानी कि पहले ही प्रॉब्लम को रोक लेना। अच्छा, होता क्या है इसका विस्तार से? अच्छा, मुख्य मकसद क्या है? मुख्य मकसद देश की सुरक्षा को बनाए रखना, देश की सुरक्षा को बनाए रखना, देश की एकता को बनाए रखना, देश की अखंडता को बनाए रखना, इसका मुख्य मकसद होता है। क्लियर हो गया? अब धारा 1 में क्या क्या होगा?
संक्षिप्त क्या बोलेंगे, रासुका विस्तार पूरे भारत में लागू हुआ 1980 में, 27 दिसंबर 1980 ईस्वी को ये लागू हो गया था पूरे भारत में। इसे सामान्यतः किसके द्वारा निर्देशित किया गया है, इसे सामान्यतः कहते हैं एनएसए 1980। क्या बोलते हैं इसको, एनएसए 1980 कहा जाता है। ठीक है, रासुका। अब देखिएगा इसमें कुल धाराएं कितनी है, 18। कितनी धाराएं, 18। धारा में क्या क्या आप जान लेना है, संक्षिप्त, विस्तार और कारण। दो में क्या रहेगा, परिभाषा। परिभाषा में क्या जानता है, ये कैसा, निवारक, निरोध, अधिनियम, यानी अपराध होने से पहले अपराध को रोकना इसका मुख्य मकसद, अपराध होने से पहले अपराध को रोकना। अब देखिए धारा जो अलग अलग उसकी क्या क्या परिभाषा है। धारा 3 क्या बोलता है, पहले इसमें समान जितना भी धारा है इसमें सब पूछा गया है, जितना लिखे सारे एग्जाम में ऐसा ही पूछे गए हैं। धारा 3 में क्या बोलता है, पहली बात क्लियर कर लेना, ये जो रासुका लगाने की शक्ति होगी वो केंद्र सरकार के भी पास भी है और राज्य सरकार के पास भी होती है। केंद्र सरकार के पास भी है और राज्य सरकार के पास भी है। लेकिन एक नियम और जान लीजिएगा, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार किसी व्यक्ति पर रासुका लगा रही है, दो तरीके से लग सकता है। इससे मान लीजिए ए नामक व्यक्ति रहने वाला उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है, ठीक है, इस पर व्यक्ति पर रासुका लगा सकता है उत्तर प्रदेश सरकार भी, और सेंट्रल यानी केंद्र सरकार भी इस पर लगा सकता है। लेकिन इस व्यक्ति पर रासुका जो लगाया उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं लगाया, लगाया किसने, केंद्र सरकार ने। ठीक है, केंद्र सरकार लगा दिया। तो अब इसमें एक नियम लगता है, अगर ये सहमत नहीं देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, ये कहता नहीं आप हम आपकी सहमत नहीं थे आप इस पर रासुका लगाइए, तो कुछ निश्चित दिनों के बाद ये रासुका समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार सहमत देती है तो रासुका लगातार चलता है। ठीक है, अब देखिए धारा 3 क्या बोलता है। धारा 3 बोलता है कि यह केंद्र और राज्य दोनों सरकार के पास शक्ति होती है रासुका लगाने की। किसके पास, केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्ति है रासुका लगाने की। कौन सा है, धारा 3। और धारा 3 का फर्स्ट का बी क्या बोलता है, ये अति महत्वपूर्ण सवाल है। किसी विदेशी व्यक्ति को नियंत्रित करने की दृष्टि से हिरासत में लिया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है क्या रासुका सिर्फ भारतीयों पर लगता है, हमने कहा नहीं, भारतीयों पर नहीं लगता। थर्ड का फर्स्ट का बी क्या कहता है, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भी भारत आया हुआ है, ठीक, जब घूमने के लिए टहलने के लिए आया, जैसे जब भी देखते हैं आप कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसमें लोग शक के आधार पर पुलिस वाले उठा लेते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते कि आतंकवादी हैं, उन्होंने कहा शक के आधार पर उठाए गए हैं, तो रासुका के अंतर्गत उठाते हैं। थर्ड का फर्स्ट बी है वो विदेशी, लेकिन अगर उनसे कोई दिक्कत महसूस होता हो, उन्हें लगता हो, तो केंद्र और राज्य दोनों सरकार के अधिकार होता है कि वह किसी विदेशी व्यक्ति को भी हिरासत में ले सकता है। किसके अंतर्गत, थर्ड का फर्स्ट बी, कंफर्म हो गया ना। उसके बाद क्या बोलता है, यदि किसी, अच्छा एक ही व्यक्ति पर, धारा 4 क्या बोलता है, 3 का 4 यह बोलता है कि यदि सरकार, अभी मैंने बताया कि देखो केंद्र सरकार और राज्य का दोनों लगा सकती है। ए निवासी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार भी रासुका लगा सकती थी और भारत सरकार लगा सकती थी। लेकिन शर्त ये है कि इस पर लगाया किसने, भारत सरकार ने। अगर इस पर उत्तर प्रदेश अपनी सहमत नहीं देता है तो ये रासुका मात्र 12 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा, और यदि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी सहमत दे देती है तो 3 साल से लेकर 5 साल तक ऐसे ही बढ़ता है। समझ गए मेरी बात को। यानी अगर उत्तर प्रदेश सरकार सीधा लगाती तो जब तक मन के तब तक लगा लेती। यानी अब आप एक तरीके से समझ सकते होंगे कि जिस राज्य का निवासी होगा उस पर रासुका लगाने का सबसे पहला अधिकार किसका हो गया, रहेगा दोनों का अधिकार, लेकिन दोनों की सहमति होना जरूरी है। ये कौन बोलता है, थर्ड का फोर्थ। अब ये थर्ड का फोर्थ, अब इसी अंतर्गत एक चीज और लिखा गया है कि किसी व्यक्ति पर, एक ही व्यक्ति पर क्या अलग अलग रासुका, सामान्य भाषा समझिए, जैसे नहीं समझा, एक ही व्यक्ति पे क्या अलग अलग रासुका लगाई जा सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, एक ही व्यक्ति पर अलग अलग। जैसे आप सम्मान रूप समझिए, अगर कोई व्यक्ति जेल जाता है तो उस पर लगता है 323, 504 फलाना ढिकाना, कई धारा लगती नहीं लगती, इसमें कई धारा लगती नहीं लगती। तो वैसे भी समझ लीजिए रासुका भी कई क्षेत्र में लगता है, राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ेगा, अखंडता में लगता है, एकता का विरोध हो सकता है, आतंकवादी गतिविधियों हो सकता है। तो हो सकता हो जो सामने वाले व्यक्ति पर केस दर्ज किया जा रहा हो, रासुका लगाया जा रहा हो, किसी एक मामले में लग करके 3-4 मामले लगाया जा सकता है। मेरी बात समझे, समझा। जैसे आप सामान्य भाषा में समझिए, क्या किसी व्यक्ति पर एक ही एक तो अधिनियम है 1920 है ना शायद, कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार दंडित किया जा सकता है, लेकिन उसमें एक कहा कि एक अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है।
यानी अगर कोई व्यक्ति मर्डर किया हुआ अन्य भी हो तो उसमें 323 भी लग सकता है, 504 भी लग सकता है, 302 भी लग सकता है, तो सारी कई सारी धारा उसमें लग सकती है। तो धारा अलग अलग लगी ना एक ही व्यक्ति पर, वैसे ये भी समझ लीजिए कि रासुका भी एक ही व्यक्ति पर कई तरह लग सकता है, जैसा जैसा उसका अपराध होगा। आज बेटा क्लियर हो गया ना? तो एक ही व्यक्ति को कई तरीके की रासुकाएं लगा। धारा 4 क्या बोलता है? धारा 4 बोलता है कि जो इनको निरोध का आदेश दिया जाता है, इन पर कार्रवाई की जाती है, ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी किस प्रक्रिया के तहत की जाती है, वही जिसमें सारे कानून बने हुए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, किसके दिन? 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन सारी कार्रवाई की जाएगी। समझ गए मेरी बात बेटा? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत सारी कार्रवाई की जाएगी। अगला आता है 5 का बी क्या बोलते हैं? 5 बी ये बोलता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने का आदेश नहीं दिया जाएगा बशर्ते दूसरा राज्य सहमत हो। नहीं सुनना होगा, ध्यान से सुनिए। राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता जाएगा बशर्ते दूसरा राज्य सहमत हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश एक व्यक्ति रहने वाला मध्य प्रदेश का, ठीक है, तो अपराध उसने कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश उस पर रासुका लगा सकती है। तो कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश को विशेष अधिकार है कि वो मध्य प्रदेश को न भेजे बशर्ते मध्य प्रदेश इस बात से सहमत हो। मेरी बात समझे? बस यही से कहने मतलब 5 बी क्लियर हो गया ना? अगला आपका होता है 6 का ए। 6 के क्या बोलता है? निरोध आदेश केवल इस आधार पर अमान्य नहीं हो सकता कि व्यक्ति उसके क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्र से बाहर। अभी जो बताया बेटा, इसका 6 का ए अति महत्वपूर्ण, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है क्षेत्रीय अधिकारी। क्वेश्चन में एग्जाम आया हुआ कि किसी पर रासुका लगाने का क्या अर्थ है? एक व्यक्ति जिसमें एक व्यक्ति ए जो रहने वाला उत्तर प्रदेश का है लेकिन एक अपराध करता है मध्य प्रदेश में, तो क्या इस पर उत्तर प्रदेश अपनी रासुका लगा सकती है? तो या मध्य प्रदेश रासुका लगा सकती है? तो आप ये बोलेंगे सर उसने तो अपराध मध्य प्रदेश में किया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश कैसे रासुका लगा सकती है? तो हमने कहा इसके पास अधिकार है कि वह उस पर रासुका लगा सकती है। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा सर तो रहने वाला उत्तर प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश क्यों लगाएगी? तो मैंने कहा बिल्कुल लगा सकती है, केवल अपराध वहां होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि बेटा जब वहां अपने पहले ही पढ़ करके आए हैं कि कोई विदेशी पर भी रासुका हिरासत में लिया जा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि रासुका किसी एक क्षेत्र में लगाया जा सकता है, चाहे उसका क्षेत्रीय अधिकार वहां तक हो चाहे ना हो। क्लियर हो गया ना? यानी किसके अंतर्गत आएगा? 6A के अंतर्गत। धारा 7 क्या बोलती है? धारा 7 यह बोलती है अगर किसी व्यक्ति पर रासुका लगा दिया गया है, ठीक, उनको दंडित कर दिया गया कि आप नजरबंद रहेंगे 1 माह तक, और उसके बावजूद वह इस नियम का फॉलो नहीं करता, खिड़की तोड़ बाहर निकल ले रहा है, बाहर टहल रहा, तब उसको सजा मिल जाएगी 1 वर्ष की सजा। धारा किसके अंतर्गत? 7 सजा और 7 कितने वर्ष सजा होगी? 1 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश को पालन नहीं करता है तो उसको, और यदि कोई फरार व्यक्ति किसी आदेश का पालन नहीं करता तो उसको 1 वर्ष तक कारावास की सजा हो सकती है। क्लियर हो गया? धारा 7। धारा 8 क्या बोलता है? धारा 8 में बोलता है कि प्रभावित व्यक्ति को नजरबंद के आधार पर पकड़ी कर संबंधित है। देखिए जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया होगा, अगर आपको याद होगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक था बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद नहीं याद है? बंदी अनुच्छेद संबंधित विचारों का अधिकार, जिसमें यह कहा गया कि आप 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, था ना? 24 घंटे के अंदर। तो ऐसे इसमें ये भी है कि जैसे आप रासुका किसी व्यक्ति पर लगा रहे हैं, उदाहरण समझ लीजिए कि हमने एक व्यक्ति अपराधी है, उसका नाम ए है, ये नामक व्यक्ति पर रासुका लगाया गया है, तो पुलिस आएगी, ए को उठाकर लेके चली जाएगी तुरंत बिना किसी को बताए, लेकिन 5 दिन के अंदर इस व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि आखिर इसको हमने क्यों नजरबंद किया हुआ है, क्यों उसको उठाकर लाए हैं। 5 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। मेरी बात समझे? सुनिए बेटा, उठाएगी तो नहीं बताएगी, लेकिन 5 दिन के अंदर को क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। यानी किसके अंतर्गत आएगा? धारा 8 के अंतर्गत। यानी धारा 8 ये बोलती है कि पकड़े गए व्यक्ति को 5 दिन का, यानी पकड़े गए व्यक्ति का प्रकटीकरण से संबंध इसका है, जिस व्यक्ति को आपने पकड़ा है उसको 5 दिन के अंदर ही बताना पड़ेगा आखिर आप उसको गिरफ्तार क्यों किया। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला आता है धारा 9। 9 ये कहता है अति महत्वपूर्ण बेटा,
अति महत्वपूर्ण है। लेकिन 9 क्या कहता है कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जो वो रासुका के लिए एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना करेगी। किसकी स्थापना करेगी? सलाहकार बोर्ड की। और इसके 3 सदस्य होंगे। रासुका किसी पर लगाया जाना है तो आप एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे? सलाहकार बोर्ड। जिसकी कितने सदस्य होते हैं? 3। कितने? 3 सदस्य। और इसका एक शर्त होता है। शर्त क्या होता है कि जिस सदस्य को आप चुन रहे हो या तो वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा, या तो न्यायाधीश हो, या तो रहा, और या तो पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? या तो उसके पास हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। हाई कोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता। एक आपने ये जाना कि पहला या तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो और या तो रहा। दूसरा हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तीसरा केंद्र या राज्य सरकार, जिसे हम समुचित सरकार बोलते हैं, चाहे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा उसे नियुक्त किया जाता हो। इन 3 शर्त है, 3 बेस होगा। ठीक है, एग्जाम में दिया है निम्नलिखित में से सदस्यों के लिए कौन सा शर्त नहीं होता। तो पहला या तो हाई कोर्ट का जज हो या तो रहा। दूसरा क्या शर्त है? वह हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता। तीसरा क्या है? समुचित सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया गया। एकदम क्लियर समझ गए आपको? चलिए आगे देखते हैं किसके अंदर होगा सलाहकार बोर्ड का स्थापना। धारा 9। धारा 10 क्या बोलता है? धारा 10 बोलता है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, जिस व्यक्ति गिरफ्तार किया, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की तिथि से 3 सप्ताह के अंदर इस बोर्ड के समक्ष आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। कितने सप्ताह के अंदर? 3 सप्ताह के अंदर। 5 दिन के अंदर उसे बताना पड़ेगा हमने उसको गिरफ्तार क्यों किया। किसके अंतर्गत? 5 दिन के अंदर उसे बताना पड़ेगा उसको आपने गिरफ्तार क्यों किया। ये किसके अंतर्गत? धारा 8। धारा 9 क्या बोला? सलाहकार बोर्ड बना दो। क्या बना दो? सलाहकार बोर्ड। और ये भी तो सकता है कि ऐसे हो सकता है कि हो सकता हो कि आप किसी से भाई से पुलिस वाले हो गए या फिर जो भी इसकी सदस्य सरकार रहेगी वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करवा सकती है, जब एसपी किसी को बुला सकती है, ऐसे रख लेगी किसी को, तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड की स्थापना करना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है 7 दिन के अंदर सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आपने इसको गिरफ्तार क्यों किया। धारा 11 क्या बोलती है? धारा 11 क्या बोलती है? जो आपने 3 सप्ताह के अंदर अपने बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, अब जब बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा तो 7 सप्ताह के अंदर जो बोर्ड बनी हुई है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया को अपनाकर पूरी की पूरी क्रिया करके वो सरकार के सामने पेश कर देगी कि व्यक्ति अपराधी है या नहीं। क्लियर समझा? 3 पॉइंट समझा आपने? पहला पॉइंट क्या? जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसे 5 दिन के अंदर बताना पड़ता है कि आपने इसको गिरफ्तार क्यों किया है। कन्फर्म? अब जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर लिया है रासुका के अंतर्गत, आपने उसको उठा लिया, नजरबंद कर दिया, तो आपको 3 सप्ताह के अंदर आपको उस व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के सामने रखना है। कितने सप्ताह के अंदर? 3 सप्ताह के अंदर सलाहकार बोर्ड के सामने रखना है। फिर अगला क्या पॉइंट होता है? 3 सप्ताह बीत गया आपका। अब सलाहकार बोर्ड क्या करेगी? सलाहकार बोर्ड 7 सप्ताह के अंदर, कब तक? 7 सप्ताह के अंदर ये अपनी पूरी रिपोर्ट समुचित सरकार को पेश कर देगी। जिसका अर्थ यह होता है कि अब अच्छा किस तिथि से स्टार्ट होगा सभी चीज? हिरासत में लेने की तिथि से। किस दिन से? हिरासत में लेने की। हम आज गिरफ्तार किए तो बताएंगे परसों से में जिस दिन से आपने ले आए उस दिन से आप हिरासत की तिथि से आप करेंगे। इसके बाद क्या होता है? हिरासत की तिथि से आपका काउंटिंग होता है। 7 सप्ताह के अंदर समुचित सरकार के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि व्यक्ति अपराधी है या नहीं। एकदम क्लियर सुना आपको 3 पॉइंट धारा 11 के अंतर्गत। अगला होता है यदि बोर्ड में कोई मतभेद हो जाए। नहीं समझा? बोर्ड में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। 3 सदस्य में 2 सदस्य एक तरफ हो गए हैं कि नहीं 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 वो अपराधी है। एक सदस्य कहता है नहीं नहीं सर, जितने भी प्रमाण पेश किए गए हैं पुलिस के द्वारा उससे ये साबित होता है कि अपराधी नहीं है। तो 2 मतभेद हो गए। नहीं ऐसी स्थिति में किसका मान्य होगा? जिसका बहुमत होगा। अब ऐसा तो है नहीं 1.5 हो जाएंगे है क्या? नहीं भाई 2 या 1 होंगे ना, या तो 3 होंगे तो क्लियर हो गया, तुरंत लगेगा जेल भेज दो राष्ट्र के अंतर्गत। अगर मान लीजिए तीनों ने बाइज्जत बरी कर दिया तो छोड़ देंगे हम,
लेकिन अगर मान लीजिए इसमें 2 और 1 के पक्ष में तो भी ठीक है, बहुमत के आधार पर कर देंगे। 1.5 के आधार पर तो होगा नहीं कि 1.5 आधार हो जाएगा, नहीं होगा ही नहीं। 2 और 1 हो सकता है। तो यदि अगर हम लोग का विवाद होता, मतभेद होता हो तो किसकी राय मानी जाएगी? बहुमत। धारा 12 क्या बोलता है? धारा क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए, ये तो आपने देखा 3-5 दिन के अंदर उसको बताएगी, 3 सप्ताह के अंदर किसके सामने पेश करेगी? बोर्ड के सामने। बोर्ड कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी? 7 सप्ताह। अगर मान लीजिए मतभेद हो गया तो अगर मान लीजिए जो आया है, धारा 12 क्या बोलती है कि अगर बोर्ड पर्याप्त सबूत नहीं पेश कर पा रही है, अगर बोर्ड से पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पा रही है तो सरकार तुरंत उसको रिहा कर देगी जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है। जिस लोगों ने पाया है वो आपको पूरा का पूरा सबूत पेश नहीं कर पा रहे तो आप उस व्यक्ति क्या कर देंगे? रिहा। कई सप्ताह के अंदर? 3 सप्ताह कि भाई साहब रिपोर्ट क्या नाम है कि प्रूफ पेश नहीं कर पा रहे, इसको छोड़ दीजिए। धारा 13 क्या बोलता है? 13 बोलता है कि एनएसए को अधिकतम 12 माह तक बढ़ाया जा सकता है। कितना बड़ा? 12। अधिकतम कितना माह? 1 साल तक, यानी 12 माह तक अधिकतम इसको बढ़ा सकते हैं। अभी हमने कहा 7 सप्ताह में पेश कर देंगे। 7 सप्ताह मतलब लगभग 1.5 महीने आप रिजल्ट कर दिए। लेकिन अगर बहुत रेयर केस हो गया, आदमी से लगता है कि बहुत ज्यादा खतरा होगा इससे, तो किसी व्यक्ति पर राष्ट्र का अधिकतम कितने साल लगाया जा सकता है? 1 साल। एक साल। अगला क्या है? 14 का अत्यधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 का ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए धारा 14 क्या बोलता है कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए बिना बोर्ड की सलाह से 6 महीने की हिरासत ले सकते हैं। ऐसे तो मान लीजिए नॉर्मल हुआ, सरकार की एकता अखंडता पर प्रभाव पड़ रहा था, तो आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जिसका नियम जाना आपने कि 5 माह तक उसको 5 दिन के अंदर उसे बताना पड़ेगा, 3 सप्ताह के अंदर किसके सामने पेश करना पड़ेगा? सलाहकार बोर्ड। और सलाहकार बोर्ड भी 7 सप्ताह के अंदर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। और अगर लगता है मामला बहुत गंभीर है नीलम बाबू तो 1 वर्ष इससे ज्यादा अपने नहीं। लेकिन इसमें भी बताया गया कि आपको सलाहकार बोर्ड रखना ही पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा नियम भी है, धारा 14 का कहता है कि अगर मान लीजिए आतंकवादी गतिविधि का सामना करना पड़ा, इसका किसी को लग रहा है कि आतंकवादी है, तो आप उसके लिए सलाहकार बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं। आप बिना सलाहकार बोर्ड बनाए 6 माह तक उसे अपने अंडर में क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। कितने दिन तक? 6 माह तक हिरासत में रह सकते हैं बिना बोर्ड बनाए। कितने दिन तक? 6। अगला धारा 15 क्या बोलता है? धारा 15 बोलता है अस्थायी रिहाई, यानी जिसको आपने गिरफ्तार किया है, प्रूफ अभी नहीं पेश कर पा रहे हैं तो कुछ दिन खातिर छोड़ दीजिए, लेकिन उसे सशर्त छोड़ते हैं आप कि देखिए आप कहीं जाए होंगे नहीं, जब भी आपको बुलाया जाएगा आप चले आएंगे। इसके लिए थाने लिख दिया कि ठीक है आपको छोड़ तो दे रहे हैं, लेकिन आप जब भी आपको बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा। अस्थायी रिहाई। अगला धारा 16। धारा 16 क्या बोलता है? राज्य को सावधानपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, यानी सरकार ये चाहे इस पर कार्रवाई अपनी कर सकती। ठीक। अन्य तथ्य में देखिए क्या होता है, सब चीजों में राष्ट्र का लगेगा लेकिन अंतरराष्ट्रीय जल विवाद में राष्ट्र का नहीं लगता। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इनके में से किसमें राष्ट्र का उपयोग नहीं होता? जैसे अभी आपने एक चीज पढ़ा होगा कि अगर 2 राज्यों के विवाद है तो उसको सुप्रीम कोर्ट देखता है, हाई कोर्ट देखता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट देखता है, लेकिन शर्त मैंने ये बता दी जल विवाद नहीं देखता, उसके अलग से बोर्ड बनाया गया है। जैसे कि पंजाब हरियाणा का विवाद था तो देखा आपने उसमें वो नहीं बोल सकते थे, एक कौन देखेगा आपका? एक अलग जो अलग से बोर्ड बना हुआ वो देखेगा। राष्ट्रीय एकता सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय जल विवाद बिल्कुल नहीं आता। एक बनाम था जिसका नाम था A.K. राय बनाम भारत संघ, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वाद में। A.K. राय बनाम भारत संघ, इस वाद का संबंध किससे है? इसमें यह बताया गया कि एनएसए लागू करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं, यानी किसी राज्य में किसी भी व्यक्ति पर एनएसए लगाना हुआ तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति की सहमति हो। तो यानी ये जो है A.K. राय बनाम भारत संघ का संबंध किससे है? एनएसए लागू करने के संबंध में राष्ट्रपति की सहमति से संबंध इसकी राय, ठीक है। इसे एससी के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की पीठ में बरकरार रखा है। अगला वित्त आयोग की 93वें रिपोर्ट किस संबंध किससे है? एनएसए के खिलाफ अपराध के बारे में बताया गया है। कौन सा रिपोर्ट? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जामिनेशन में जब था तब आया होगा। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इससे इतर है, जो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है आपका, आप जान भी करते हैं। देखिए 2 तरह की सुरक्षा हमारे भारत में होती है,
एक केंद्र और एक राज्य, दो तरफ होती है ना, एक केंद्र और एक राज्य। देगा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये सीधा एग्जाम में क्वेश्चन देगा, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपका ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन फंसे हुआ है, तो जरूरी नहीं कि एसआई में ही पूछे, किससे पूछ सकता है क्वेश्चन आपका। तो देखिए केंद्र सरकार के अंतर्गत सुरक्षा दो होती, एक होती बाह्य सुरक्षा, एक होती आंतरिक सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा का मतलब होता है जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं, उसे क्या बोलेंगे, बाह्य सुरक्षा, जिसमें तीन सेना आती है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेनाओं का नियंत्रण जो होता है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन आएगा जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनका मंत्रालय किसके अंतर्गत आएगा, रक्षा मंत्रालय। और दूसरा होता है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा में कौन होंगे, तीन होंगे, एक होंगे अर्धसैनिक बल, एक होंगे राज्य पुलिस, एक होते केंद्रीय प्राधिकारी एजेंसी, तीन होते हैं। कौन कौन होगा, एक होगा कौन सा, अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल हमेशा समझिएगा वो किसके अंतर्गत आते हैं, रक्षा मंत्रालय नहीं बेटा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इसमें कौन आएगा, बीएसएफ आएगा, एसएसबी आएगा, आईटीबीपी आता है, सीआईएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है, एनएसजी आता है, एसपीजी आता है। सब नाम याद कर लेगा, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी और एसपीजी। ये किसके अंतर्गत आएंगे, अर्धसैनिक बल। इन पर किसका नियंत्रण होगा, गृह मंत्रालय। राज्य की जितनी पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस, झारखंड पुलिस, उस राज्य का गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आते हैं, गृह मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद केंद्र प्राधिकारी एजेंसियां, इसके अंतर्गत कौन आएगा, एनसीआरबी, सीबीआई, आईबी, सीएपीएफ। ये जो जांच एजेंसियां हैं ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, गृह मंत्रालय। समझाएगा डॉक्टर को। तो एक होता है बाह्य सुरक्षा, रक्षा मंत्रालय, इसका क्वेश्चन सीधा एग्जामिनेशन में आएगा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ऐसे दे देगा, एसएसबी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूचना मंत्रालय या फिर कोई एक मंत्रालय दे देगा। किसके अंतर्गत आएगा, कंफर्म। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, रक्षा मंत्रालय। फिर ये देगा निम्नलिखित में से कौन सा बल है, बीएसएफ कौन सा बल है। अब देखिए अपराधों का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, अपराधों का रिकॉर्ड कैसे होता है। आप ये पुलिस वेरिफिकेशन होता है आप लोग का, जब भी आप नौकरी करने जाते हो आपको पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। अभी देखिए इस बार जो पुलिस में बच्चे भर्ती हुए थे, बहुत बड़ा आंकड़ा आज समझ में आया था। तो उसमें आंकड़ा ये समझ आता है कि आप नौकरी करने चले जाते हो तो आपका नाम यहाँ से पुलिस वाले पुलिस वेरिफिकेशन के भेज देते हैं, लेकिन बाद में जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती रहती है दोबारा जो आपका रिकॉर्ड देखना होता है तो पता चलता है आपके ऊपर कोई केस दर्ज। तो ये जो केस दर्ज होता है उसका जो रिकॉर्ड रखता है वो तीन तरह के रिकॉर्ड रखता है। तरीके तीन तरह के, एक होता है एनसीआरबी। एनसीआरबी मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसमें केंद्र स्तर पर आपका पूरा ब्यौरा रखा जाता है। इस स्तर पर केंद्र स्तर, भले उत्तर प्रदेश के निवासी हो, लेकिन अगर आपका कोई रिकॉर्ड है क्राइम का तो एनसीआरबी दर्ज कर लेता है, यानी वो केंद्र सरकार के पास भी उसका ब्यौरा रहेगा। दूसरा होता है एससीआरबी, राज्य स्तर पर, क्या गुंडा किस कैटेगरी के हो, राज्य स्तर, केंद्र स्तर के, एससीआरबी होता है। तीसरा होता है जिला स्तर के गुंडा तो नहीं हुआ, तो होता है डीसीआरबी। क्या होता है, डीसीआरबी, यानी किसी व्यक्ति का आंकड़ा कितने तरीके से रखा जाता है, तीन तरीके से। एक होता है एनसीआरबी केंद्र सरकार, दूसरा होता है एससीआरबी और तीसरा होता है डीसीआरबी, यानी एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर। कंफर्म हो गया ना छोटा। चलिए अगला आता है, कुछ हमारे यहाँ बल होते हैं जो सीमा पर लगते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कौन से बल लगते हैं, शायद एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा के। तो बोला है भारत चीन सीमा पे कौन बल काम करते हैं। देखो चार दिया हुआ, आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसबी, एसएसबी और असम राइफल्स। ये हमारे सेनाएं जो बॉर्डर पर लगते हैं। तो आईटीबीपी कहाँ लगता है, भारत और चीन सीमा पर। कहाँ भारत और चीन सीमा लगता है, आईटीबीपी कहाँ लगता है, भारत और चीन की सीमा पर। आईटीबीपी लगता है भारत और चीन की सीमा। कहाँ लगेगा, भारत पाकिस्तान पे बीएसएफ, कौन दिया, बीएसएफ। भारत और नेपाल और भारत और भूटान दोनों से एसएसबी, कौन दिया, सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, ये कहाँ का लगेगा, भारत, नेपाल और भारत, भूटान। भारत म्यांमार बीच को लगता है असम राइफल्स, समझिए असम राइफल्स। तो चारों बड़ा नाम याद है आपको। भारत चीन बीच को लगेगा आईटीबीपी, भारत पाकिस्तान के बीच बीएसएफ, भारत नेपाल, भारत भूटान और भारत म्यांमार असम राइफल्स।
एक समिति जिसका नाम था संथानम समिति। क्या नाम था? संथानम समिति। संथानम समिति थी, उसकी 1962 की सिफारिश पर 2 आयोग की स्थापना किया गया था और दोनों आयोग एग्जाम में पूछे गए हैं। सीबीसी आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में, और सीबीआई की स्थापना 1963 ईस्वी में। और ये दोनों किसकी सिफारिश पर किए गए थे? संथानम समिति। इस पर क्लियर हो गया आपका? चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। ठीक।